नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का यह 13वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे। संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना शब्द, यह प्रस्तावना कहाँ से निकल कर आई, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए। प्रस्तावना का अर्थ होता है यदि किसी देश का चार्टर तैयार किया जाता है या संविधान तैयार किया जाता है, तो संविधान तैयार किए जाने से पहले लोगों को यह समझाया जाता है कि यह संविधान क्यों लाया जा रहा है, इसके उद्देश्य क्या हैं। इसी को उद्देशिका भी कहा जाता है। अतः इन सब चीज़ों को समझाने के लिए संविधान की प्रस्तावना, जो कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने रखी गई, और हम इस प्रस्तावना को पढ़ते हैं तथा यहाँ से हमें संविधान के बनाए जाने की मूल जानकारी मिलती है कि हमारा संविधान बनाया जाना क्यों था। अभी तक हमने देखा कि इतिहास में हम जैसे जैसे पढ़ते आए तो यहाँ पर मोनार्की हुआ करती थी। 565 रियासतें हुआ करती थीं, जिन रियासतों के माध्यम से अपने अपने हिसाब से यह जो कि राजा हुआ करते थे वह अपना प्रशासन चला रहे थे। अब सीधे तौर पर उस प्रशासन को ख़त्म करके भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने का, भारतीय संविधान को स्थापित करने की बात की जा रही थी। और जैसे ही संविधान को स्थापित करने की बात की जा रही थी तो जनमानस में इस चीज़ को समझाना अति आवश्यक था। यानी अब हम जिस व्यवस्था से चल रहे हैं उस व्यवस्था को परिवर्तित करके यहाँ पर संविधान जैसी व्यवस्थाओं को लाना है। कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके द्वारा यह चीज़ समझी गई और उनके लिए कोई भी प्रश्न नहीं था, लेकिन जो आम जनता थी उनके दिमाग में बहुत से प्रश्न उठते थे कि आखिरकार ये संविधान है क्या। अब तक तो हम एक मोनार्की यानी एक राजतंत्र के नीचे काम करते आ रहे हैं। अतः इसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना लाई गई, और प्रस्तावना का आप महत्व समझ ही चुके होंगे कि कितना महत्व है। आइए और अधिक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना, इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। प्रस्तावना आपने समझा ही। उद्देशिका का अर्थ होता है किस उद्देश्य से हम अपना संविधान बनाने जा रहे हैं। यह जो कि उद्देशिका है, यह संविधान बनाने के पहले ही रखी गई थी कि हम इस प्रकार की भावनाओं को रखते हुए संविधान सभा के सामने संविधान बनाने जा रहे हैं। अतः इसे उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहा जाता है। हमारी प्रस्तावना की पहली लाइन, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, संयुक्त राज्य के चार्टर से ली गई है। जो कि चार्टर में इस प्रकार की बात नहीं कही होगी कि हम भारत के लोग, उसमें और तरीके से कहा गया है होगा, लेकिन इस बात को हम देख सकते हैं कि यह जो बात है यहाँ से ली गई है। हम भारत के लोग, यह जो बात है यह यूएन चार्टर से ली गई है। अब यूएन चार्टर क्या है? 1945 में जैसे ही यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसी बातों को दुनिया भर में फैलाया जाता है कि इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार के युद्ध फिर से ना हो। अतः यूनियन नेशन यानी जो कि लीग ऑफ नेशन, जो कि 1919 में स्थापित किया गया था जबकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और उसी को परिवर्तित करके, उसी को अपडेट करके यूनियन नेशन बनाया गया, संयुक्त राज्य संघ की स्थापना की गई, जिसके बारे में हम वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड पॉलिटी के जब अध्ययन करेंगे उसके बारे में विस्तृत समझेंगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि चार्टर क्या है। यानी जैसा हमारे देश का संविधान है वैसा ही यूएन का चार्टर, यानी यूएन का भी अपना एक संविधान होता है। तो वहाँ से हमने प्रस्तावना की लाइन ली हुई है, और हम देख सकते हैं अमेरिका के संविधान पर यह आधारित है। चूँकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि अमेरिका द्वारा ही, अमेरिका के क्षेत्र में भी जो यूएन का जो कार्यालय है, यहाँ से इसकी सहायता से ही यूएन को बनाया गया। लगभग 193 देश इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमेरिका के संविधान से मिलती जुलती बातों के लिए कहाँ पर रखा गया है, यूएन चार्टर में। और यूएन चार्टर से ही हमने इस बात को लिया अपनी प्रस्तावना को। चूँकि हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारी प्रस्तावना है वह इसके आइडियाज़ है कहाँ से निकल कर आ रहा है। एक वैश्विक संगठन जो कि 193 देशों को शामिल किए हुए है, उसके यहाँ से हम अपनी प्रस्तावना को निकाल रहे हैं। तो हम कितने अच्छे तरीके से अपने संविधान को बनाने का प्रयास कर रहे थे।
हमारी प्रस्तावना विश्व के सभी संविधानों की प्रस्तावना में सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है इसमें इतने मूल तथा कठोर शब्दों के लिए जोड़ा गया है और जो कि मानवतावादी पूर्ण तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है। इन सब बातों को देखते हुए हमारे देश की प्रस्तावना को विश्व की सबसे अच्छी प्रस्तावना माना जाता है। अब आप प्रस्तावना को सुन लीजिए और देखने का प्रयास करिए कि हमारे जो भारत की उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, जो संविधान बनाने के लिए लाई गई थी, उसमें क्या क्या है। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी यह जो बातें हैं यह सब बुक्स में लिखी हुई हैं, आप नोट्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो भी यह आपकी स्टडी है, जो भी जर्नी है, आप उस चीज़ को जिएं और उसको समझने का प्रयास करें कि कौन सी घटनाएं किसके बाद हुई, कैसे कैसे पैरेलल में यह घटनाएं चलीं। तो मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है थोड़ी सी बोरिंग होने के साथ साथ आपके लिए आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि जो भी आपकी जर्नी है वह एक मज़ेदार हो, आप स्पष्ट रूप से समझ पाएँ कि ये चीज़ें क्या हैं। तो अब हम प्रस्तावना के इन शब्दों को समझते हैं कि जैसे कि हम भारत के लोग यानी सारे भारत के लोगों को एक साथ लेकर चलने की यहाँ पर बात की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का अर्थ होता है, समाज का अर्थ होता है हमारा जो भारतीय समाज है, इसकी विचारों को आगे बढ़ाना। पंथ निरपेक्ष यानी किसी भी धर्म का विरोध न करना, वह सारे धर्मों को एक रूप से मानना। लोकतंत्रात्मक यानी जनता के द्वारा गणराज्य का मतलब है जनता के द्वारा चुने हुई सरकार या देश बनाने की और समस्त नागरिकों को साथ लेकर चलने की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर न्याय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तौर पर न्याय की बात की जा रही है। विचार अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को प्रकट करने की, एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करने की। विश्वास धर्म और उपासना की यानी हमारे जो धर्म होते हैं इनकी उपासना की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। अब यह कहा जाता है कि यहाँ पर आप थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि यह क्या प्रस्तावना भारत का जो कि भारत का जो संविधान है उसका अंग है या नहीं है। इन चीज़ों को हमेशा से ही प्रश्न उठते आ रहे हैं और इस पर बहुत सारा डिबेट हुआ है। तो आप जो कि प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो यहीं से आपको समझना चाहिए कि आपने जो संविधान के भाग पढ़े उन भागों में आपने इसकी झलक देखी होगी। जैसे कि हम उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आप सीधे सीधे आर्टिकल 25 पर पहुंच जाइए जहां धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है। अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 पर पहुंच जाइए जो कि आपको वाक स्वतंत्रता की बात करता है, बोलने की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता में हम देख सकते हैं 14-15 आर्टिकल में देख सकते हैं। पंथ निरपेक्षता की बात आर्टिकल 15 में निकल कर आती है जहां धर्म जाति लिंग भेदभाव की बात की जाती है। और आगे देखते हैं तो इस प्रकार हम समझना चाहिए कि किस प्रकार हमारे संविधान में इसका महत्व है। जैसे हमने प्रस्तावना रखी और उसी प्रकार हमने अपने संविधान को आगे चलकर बनाया भी। आगे देखते हैं तथा इन सब व्यक्तियों की गरिमा, लोगों की गरिमा की बात की जा रही है। राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने की बात की जा रही है। तथा एक तारीख को आप याद रखना है जो कि है तारीख 26 नवंबर 1949 जहां पर हमारे संविधान को एक्सेप्ट किया गया। तो इस डेट में ही हमारी जो प्रस्तावना है वह संविधान सभा के सामने रखी गई थी तथा संविधान को लाने का उद्देश्य बताया गया था। आइए आगे देखते हैं और जानकारी। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे ड्राफ्ट किया गया था। तारीख है
13 दिसंबर 1946 जैसे ही संविधान का निर्माण किया जाना, संविधान सभा का निर्माण किया जाना प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर जो कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनके द्वारा इसे ड्राफ्ट किया जाता है। यानी ये सब जो बातें हम पढ़ चुके हैं, इन सब बातों के लिए यहाँ पर एक नोट किया जाता है, इन बातों को सुव्यवस्थित किया जाता है। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को जो कि प्रस्तावना है, इसे स्वीकारा गया। सबसे पहले जैसे ही संविधान सभा आती है, 22 जनवरी को यह जो प्रस्तावना है संविधान सभा के सामने लाई जाती है, और इसमें जो भी बातें हैं वह सबके सामने बोली जाती हैं, और इन सभी बातों को, साथ ही प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अतः यह यहीं से संविधान का अंग बनना प्रारंभ हो गई थी। इसे संविधान द्वारा संविधान का सार भी बोला जाता है। यानी कोई भी चीज़ होती है तो उसमें हम सार देखते हैं कि इसमें क्या सार निकलता है या रिजल्ट क्या निकलता है, तो संविधान का सार या रिजल्ट यही है। सबसे पहली प्रस्तावना अमेरिकी संविधान में द्वारा पेश की गई। यानी पहले ही हमने समझा कि अमेरिका द्वारा जो यहाँ की संविधान बनाया गया, पहला लिखित संविधान हुआ करता था, इसके द्वारा यूएन के चार्टर, और यूएन का चार्टर हमने अमेरिका के संविधान से सीधे प्रस्तावना को नहीं उठाया, हमने उठाया किससे, यूएन चार्टर से, जो कि 193 देशों को लेकर साथ में चल रहा है। तो इस प्रकार की बातों को हमने शामिल किया। अतः जो BR अम्बेडकर के द्वारा बोला गया है कि सभी संविधानों को हमने सीधे तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें काट छाट करके अपने देश के अनुसार उनको स्वीकार किया है। हमारी प्रस्तावना संयुक्त राज्य चार्टर पर आधारित है। आगे देखते हैं। प्रस्तावना में संशोधन, यानी प्रस्तावना के बारे में जब चर्चा हो रही है तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रस्तावना में जो संशोधन है वह 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन उस समय पर सरकार थी इंदिरा गांधी की, और इमरजेंसी का समय था। तो इस समय पर जो 42वां संशोधन, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में बहुत से परिवर्तन किए गए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रस्तावना में भी कुछ परिवर्तन किए गए। प्रस्तावना में देख सकते हैं, यहाँ पर हम परिवर्तन ना करें तो संशोधन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्दों के लिए जोड़ा गया, जिनमें था जो समाजवादी शब्द यहाँ से निकल कर आता है, पंथनिरपेक्ष तथा अखंड शब्द जो निकल कर आता है, वह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था। यहाँ पर हम जो शब्द देख सकते हैं, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी व अखंड, इन 3 शब्दों के लिए जोड़ा गया था। कई बार पेपर्स में तथा जो भी परीक्षाएं होती हैं, यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। तो आपको स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए कि हाँ, यह संविधान का हिस्सा है। कई डिबेट हुए, कई डिस्कशन हुए, इसके बाद यह जो सन 1973 में केशवानंद भारती केस आया, यहाँ से हम बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार एक उदाहरण के तौर पर हम समझें कि बुक होती है और बुक के ऊपर जो कवर लगा होता है, तो हम इस चीज़ पे डिबेट करते हैं कि यदि माना जाए कि ये जो कवर है या पुस्तक का हिस्सा है, तो इसमें हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि हाँ, यह पुस्तक का हिस्सा है। लेकिन अब डिबेट कहाँ होता है, डिबेट यहाँ पर होता है कि इसके द्वारा जो भी यहाँ पर यूज़ किया जाना है, जैसे कि हम पेंसिल से लिखते हैं, इसके प्रत्येक पन्ने को पढ़ते हैं, उसमें लाइनें होती हैं, ऊपर के पैराग्राफ होते हैं, नीचे के पैराग्राफ होते हैं, इनमें लिखा जा सकता है, सब उपयोगी है। तो इसका क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो कवर्स का वो होता है, उद्देश्य होता है कवर्स को बनाने का, यह उद्देश्य होता है उसको आधार प्रदान करने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसी प्रकार हमारी जो प्रस्तावना है, यह संविधान को आधार प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है तथा संविधान की परिभाषा को स्पष्ट करती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, जब बेसिक स्ट्रक्चर का जो फंडा निकल कर आया, यानी मूल ढांचे की बात हुई, तो मूल ढांचे में ही इसको शामिल किया गया। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो केशवानंद भारती केस के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना हमारे देश का आंतरिक हिस्सा है। आंतरिक हिस्सा, जैसे कि कंप्यूटर में हम देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की बात की जाती है, जो जिसे हम छू नहीं सकते, वह सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार की परिभाषा निकाल कर लाते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कहीं पर भी आपको इस प्रकार के शब्दों को देखना नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी जो झलक है, जो प्रस्तावना में दिए गए शब्द हैं, सारे शब्दों की झलक आपको संविधान में दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं यह संविधान का आंतरिक हिस्सा है।
42वें संविधान संशोधन में जो बदलाव किए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इन शब्द को आप याद रखिए। यह परीक्षा में बार बार पूछ लिए जाते हैं, अतः आपने जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है इससे संबंधित विशेष जानकारी को प्राप्त किया। और इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहे स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, और पढ़ते रहें। ऐसे बच्चों तक इस लेक्चर्स को जो लेक्चर्स आ रहे हैं पहुंचाने का प्रयास करें, जो कि इस प्रकार की शिक्षा से वंचित हैं, अशिक्षित हैं और आर्थिक समस्याओं के चलते अपने अध्ययन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।